देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उन दिनों मेरी नौकरी महोबा के एक छोटे से स्टेशन पर लगी थी जिसका नाम था गरसोल स्टेशन। उस दिन मेरी नौकरी का वो पहला दिन था जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की थी और मुझे प्लेटफार्म नंबर 4 पर सफाई करने का काम दिया गया था। मेरी रात की शिफ्ट थी और टाइमिंग था रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का। वो क्या है कि मुझे रात की ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि रात के वक्त इतना ज़्यादा काम नहीं होता जो कि दिन के समय में होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर रात की ही ड्यूटी करता था। फिर जब मैं पहले दिन अपनी ड्यूटी पर गया तो मैं सबसे पहले शिवम से मिला जो कि मेरे ही स्टाफ का एक पुराना सफाई कर्मचारी था। क्योंकि शिवम की वजह से ही इस स्टेशन पर मेरी नौकरी लगी थी। पहले तो शिवम ने मेरी मुलाकात वहां के बाकी के कर्मचारियों से करवाई और फिर मुझे काम समझाते हुए सुपरवाइजर के कहने पर मेरी ड्यूटी प्लेटफार्म नंबर 4 पर लगा दी। मेरे हाथ में एक सुपली और एक झाड़ू थी जिसे लेकर मैं प्लेटफार्म नंबर 4 पर स्टेशन के चारों तरफ निगाह घुमाते हुए पहुंचा तो उस वक्त स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 के साथ साथ बाकी के प्लेटफार्म पर भी खामोशी थी। यानी कि कुछ ही यात्री थे जिनमें से कुछ स्टेशन की दीवार से टिककर बैठे हुए थे तो कुछ लेटे हुए थे। और जब मैंने प्लेटफार्म पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली तो उस वक्त 11:10 का समय हो रहा था। पर यहाँ पर मुझे काम शुरू करने से पहले ये नहीं मालूम था कि इस स्टेशन की कुछ और ही हकीकत है। क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे किसी ने कराहती हुई आवाज़ में कहा कि सफाई अच्छे से करो। और इस आवाज़ को सुनकर जैसे मैं उस आवाज़ की तरफ मुड़ा तो मुझे कुछ दिखा नहीं। पर जब मैंने फिर से अपना काम शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे आसपास चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये सब मेरे मन का भ्रम है, लेकिन मेरी चीख ने प्लेटफार्म नंबर 4 पर लोगों को इकट्ठा कर दिया। और इसकी वजह थी एक औरत जिसका चेहरा खून से सना हुआ था जो मुझे झाड़ू लगाते हुए फर्श पर दिखा था। वहाँ पर जमा लोगों ने मेरे ऐसे घबराने का जब कारण पूछा तो मैंने घटी घटना का जिक्र उन सभी से किया। उन सभी ने मेरी बातें तो सुनी पर किसी ने कुछ कहा नहीं। पर इसी बीच शिवम भी मेरे पास आ गया और मुझे अपने साथ सफाई कर्मचारी स्टाफ रूम में ले गया। स्टाफ रूम में ले जाते ही सबसे पहले उसने मुझे एक गिलास पानी दिया और मुझे शांत करते हुए पूछा, अरे मनोज, क्या हुआ तेरे साथ? तो इतना घबरा क्यों गया था? जिस पर मैंने शिवम को सारी बात बताई तो शिवम ने मुझे बताया कि ये स्टेशन है, यहाँ पर कोई ना कोई घटना होती रहती है जिस वजह से यहाँ पर ऐसी घटना होना आम बात है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों पर तू ज़्यादा ध्यान मत दे, बस अपने काम से काम रख। शिवम ने मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मुझे इस तरह से समझा कर चला गया जैसे कि एक छोटे बच्चे को समझा दिया जाता है। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मेरे ऊपर उस वक्त क्या बीत रही थी। मेरे अंदर का डर मुझे फिर से वहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन मेरी मजबूरी भी कम नहीं थी। नौकरी का पहला दिन था और अगर मैं उसी दिन पीछे हट जाता तो शायद ये काम हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाता। मैं खुद को संभालते हुए दोबारा से स्टाफ रूम से बाहर निकला और अपने हाथों में सुपली झाड़ू थाम ली। इसी बीच एक ट्रेन भी आ गई जिसमें से कुछ यात्री उतरे तो कुछ यात्री जो स्टेशन पर थे वो अपने सफ़र के लिए ट्रेन से रवाना हो गए और ट्रेन की वजह से ही मेरा ध्यान भट गया। लेकिन अब एक बात थी कि इस स्टेशन पर पहले से ज़्यादा खामोशी थी क्योंकि जो यात्री ट्रेन से उतरे थे वो तो अपने अपने घर चले गए और जो कुछ मौजूद थे वो स्टेशन के कोनों में खर्राटे ले रहे थे। और ऐसे ही मेरे कुछ दिन स्टेशन पर काम करते हुए बीते। मैं रोज़ाना काम पर आता और एक डर के साथ काम करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करता। फिर ऐसे ही एक रोज़ प्लेटफार्म नंबर 4 पर एक और घटना घटी। लेकिन इस बार वो घटना मेरे साथ नहीं बल्कि एक यात्री के साथ घटी थी। दरअसल वो यात्री उस रात अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के लगभग 11:17 हो रहे होंगे कि वो यात्री एकदम से ज़ोर से चीखा और चीखते हुए बेहोश हो गया। स्टेशन पर मौजूद सभी लोग उस यात्री के पास पहुंचे और जब उस यात्री को होश आया और फिर जो उसने बताया वो वाकई में रूह को कपकपा देने वाला था। दरअसल उस यात्री ने कराहते हुए अपनी उंगली से प्लेटफार्म के बगल में खड़ी कुछ झाड़ियों की तरफ इशारा किया
और पता है कि वहाँ पर कुछ है। उसका चेहरा और शरीर खून से लथपथ है। वो कोई इंसान नहीं था। वो पटरियों के बीच से निकलकर उस झाड़ी में घुस गया। उस यात्री की बातें कुछ हद तक मुझे सच लग रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही एक भयानक सीन हुआ था। इसका मतलब ये था कि इस स्टेशन पर कुछ तो है जिससे ये सब हो रहा है। अब मेरे जहन में इस स्टेशन को लेकर कई सारे सवाल उमड़ने लगे थे, जैसे कि यहाँ पर हो रही अजीब घटनाओं को लेकर। खैर मेरी वो रात भी बीती और जब सुबह हुई तो मैं अपने घर पर चला आया। फिर जब रात हुई तो टाइम पर मैं अपनी ड्यूटी करने पहुंचा और एक नज़र स्टेशन के प्लेटफार्म पर भी मारी कि कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है। वैसे तो दिन के शिफ्ट वाले कर्मचारी सफाई करके गए थे, लेकिन मैंने एक बार फिर से घूम फिर कर प्लेटफार्म पर देख लिया। अभी मैं प्लेटफार्म पर खड़ा इधर उधर ही देख रहा था कि तभी मुझे बंटू भाई ने आवाज़ देते हुए बुलाया, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो मुझे स्टेशन के बाहर बनी एक चाय की दुकान पर ले गए। बंटू भाई ने जाते ही 2 चाय बोल दी और साथ ही 2 सिगरेट भी ले ली। बंटू भाई मुझसे कई साल पुराने थे, तो इस हिसाब से वो मेरे सीनियर भी थे, जिस वजह से मैं उनका आदर भी करता था। अभी मैंने और बंटू भाई ने सिगरेट में 2-2 दमी कसे थे कि तभी मुझे रात वाले यात्री के साथ घटी घटना का ख्याल आ गया, और तभी दम भरते हुए मैंने बंटू भाई से कहा, ओ बंटू भाई, यार इस स्टेशन पर कोई दिक्कत है क्या? मतलब कि यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई भूत की तरह। पहले तो बंटू भाई मेरी बात पर हंस दिए और सिगरेट में दम मारते हुए बोले, अरे तू क्यों डर रहा है? मैं हूं ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो, तो बस काम कर। और वैसे भी ये भूत सब तो हर जगह पर होते ही हैं, तो छोड़ इन सब बातों को। इतने में ही दुकानदार ने 2 कप चाय थमा दी और चाय पीकर हम अपने अपने काम में लग गए। रात के अब 2 बज गए थे कि तभी यात्रियों से लदी एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, जिस वजह से स्टेशन पर रात के वक्त छाई खामोशी अब कुछ देर के लिए चहल पहल में बदल गई। और जब ट्रेन चली गई तो फिर से स्टेशन पर सन्नाटा धीरे धीरे अपनी दस्तक देने लगा। जैसे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा कि तभी मेरी नज़र प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी पर गया, जो एकटक पटरियों को घूर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो आदमी ऐसे ही खड़ा है, लेकिन जब वो धीरे से प्लेटफार्म से नीचे उतरा तो मुझे खटकने लगा कि ज़रूर कुछ तो हुआ है इसके साथ। मगर क्या, ये अभी देखना बाकी था। दोस्तों, जैसी वो यात्री पटरियों पर पहुंचा तो पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अचानक से पटरियों के बीच पड़े कचरे को बीनने लगा। और जैसे जैसे वो यात्री कचरा उठा रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि उस यात्री के साथ साथ एक परछाई चल रही है। जैसे वो परछाई झुकती तो वो यात्री भी झुकता, और ये नज़ारा मैं कम से कम 15 मिनट तक खड़े खड़े वहीं पर देखता रहा। और मेरा ध्यान उस यात्री से तब हटा जब बंटू भैया ने मुझे ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, अरे मनोज इधर आ। बंटू भैया की आवाज़ सुनते ही मैं उनके पास चला गया और उस आदमी को मैं वैसे ही कचरा बीनते हुए वहीं पर छोड़ गया। और जब मैं वापस आया तो तब तक वो आदमी वहाँ से चला गया था। अब सवाल तो मेरे जहन में बहुत थे उस कचरा बीनते आदमी को लेकर, लेकिन वहाँ पर किसी से भी बात करके कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए उस रात मैंने अपना मुंह बंद ही रखा और इसी तरह मेरी उस रात की ड्यूटी भी पूरी हुई। लेकिन अगली रात मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी, जिससे मेरे भीतर तक की रूह कांप गई। दरअसल जब मैं रात के 12:25 पर प्लेटफार्म नंबर 4 पर सफाई कर रहा था कि तभी एक ट्रेन आकर रुकी, जिसकी बोगियां जली हुई थी। वैसे तो उस ट्रेन का स्टॉपेज इस स्टेशन पर नहीं था, मगर आगे रूट बिजी होने की वजह से कुछ देर के लिए ट्रेन यहाँ पर रोक दी गई थी। खैर, ट्रेन की उन बोगियों को ऐसे जला हुआ देख मैं उस ट्रेन की बोगी की तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि आखिर इस ट्रेन की बोगियों की हालत भीतर से कैसी है। पर पता नहीं क्यों बोगी के पास जाते ही मुझे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, जैसे कि जले हुए मांस की तरह, जिसमें से पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ निकलते वक्त आती है। और इसी वजह से मेरे पैर अपने आप ही रुक गए। मैं किसी तरह से अपने आप को उस दुर्गंध से बचाने के लिए उस ट्रेन से दूर हटने लगा, लेकिन वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि अब मेरा जी तक मचलाने लगा था। और फिर देखते ही देखते मुझे उसी वक्त उल्टी हो गई। मैंने अपने मुंह को कसकर ढक लिया ताकि वो दुर्गंध मेरे मुंह के भीतर और ना जा सके। लिहाजन मैं ऐसे अपने मुंह पर हाथ रखे हुए ट्रेन की बोगी से दूर काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा रहा। और फिर कुछ ही देर में वो ट्रेन वहाँ से चली गई। और जब वो ट्रेन चली गई तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली,
लेकिन अभी भी उस दुर्गंध की वजह से मेरा जी खराब हो रखा था। यानी कि रह रहकर मेरा उल्टी करने का अब मन कर रहा था, जिस वजह से मैं पूरी रात ड्यूटी पर परेशान रहा और मेरी तबीयत भी अब बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी थी। खैर जब मैं घर गया तो तबीयत खराब होने के चलते मैं सोता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हालत अभी भी वैसी ही थी जैसे कि रात भर ड्यूटी पर थी। मेरा मन तो नहीं था, पर मैं बीमार हालत में ही काम पर चला गया। और जब मैं काम पर पहुंचा तो मेरी बीमार हालत देखकर सुपरवाइजर ने ये कहते हुए मुझे घर वापस भेज दिया कि आराम करो, जब ठीक हो जाओ तब आ जाना। मुझे ठीक होने में लगभग 2 से 3 दिन लग गए। अब मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने वापस से रुक किया स्टेशन पर। जब मैं काम पर पहुंचा तो बंटू और शिवम भैया मुझे देखते ही बोले, अरे क्या हो गया था तुझे, सब ठीक तो है? मैंने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मैं काम पर लग गया। पर मैंने उन्हें वो जली हुई ट्रेन वाली बात नहीं बताई जिसमें से आधी दुर्गंध की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। खैर मैं तो अपनी सुपली झाड़ू लिए काम में लग गया, लेकिन आधी ठंडी हवाओं के झोंके ने स्टेशन पर दस्तक दे दी और फिर कुछ देर के बाद काले बादलों ने भी अपना सीना तान दिया। तेज कड़कड़ाती बिजली के साथ कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई, जिस वजह से प्लेटफार्म पर आता बारिश का पानी मुझे बार बार साफ करना पड़ रहा था। अभी मैं बारिश का पानी साफ कर रहा था कि तभी मुझे पटरियों के बीच छोटी सी बच्ची, यहीं कोई वो 10 साल की होगी, वो मुझे रोती हुई खड़ी नजर आई। वो बारिश के पानी में भीगते हुए बड़े ही अजीब तरीके से रो रही थी, जिसकी रोने की आवाज़ से मेरा दिल पसीज गया और मैं काम छोड़कर प्लेटफार्म से नीचे पटरियों की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे मैं अपना कदम प्लेटफार्म से नीचे रखने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और एक तेज रफ्तार से आधी ट्रेन एकदम से निकल गई। मगर वो बच्ची अब मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। खैर गनीमत थी कि मुझे मेरे ही एक साथी ने बचा लिया, नहीं तो आज मैं पटरियों पर बिछा होता। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, जिस वजह से मैं वहीं प्लेटफार्म पर एक बेंच पर बैठ गया और किसी तरह मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। मगर पता नहीं क्यों उस वक्त मैं चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था और जो मेरी नज़रें थी वो बार बार उन्हीं पटरियों की तरफ ही जा रही थी, पर सिवाय खालीपन के वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अभी मैं अपने साथी को इन सब घटनाओं के बारे में बताता कि वो मुझे वहीं पर छोड़कर चला गया। अब मैं अकेला बैठा उस बच्चे के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरा सुपरवाइजर मुझे आता हुआ दिखा, जिसे देखते ही मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों में झाड़ू सुपली थाम ली, ये सोचकर कि कहीं वो मुझे ऐसे बैठा हुआ देखकर कुछ बोलने न लगे। खैर वो मेरे पास तो नहीं आया, मगर मैं बेमन से अब काम पर लग गया। दोस्तों अभी मैं काम में लगा ही हुआ था कि उसी वक्त मुझे लगा जैसे प्लेटफार्म के आखिरी सिरे से कोई घिसटते हुए चल रहा हो, जिसे देखते ही झाड़ू अपने आप ही मेरे हाथों से धीमी हो गई। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो रोशनी में आते ही गायब हो गई। अब ये सब देखकर मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मेरा मन कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैंने किसी तरह से खुद को रोक लिया। मैंने काम तेज करने की कोशिश की, बस ये सोचकर कि जल्दी से ये प्लेटफार्म साफ हो जाए और मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊं। तभी मुझे फर्श पर कुछ गीला गीला सा दिखा और जब मैंने पास जाकर देखा तो वो पानी नहीं था, बल्कि वो गाढ़ा काला सा दाग था, जैसे कि वो बहुत पुराना खून हो। और उस खून को देखते ही उसी पल मेरे कानों में करहाने जैसी आवाज़ गूंजी, जिसे सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे प्लेटफार्म नंबर 4 की दीवारें, छत और पटरियां सब मिलकर कोई पुराना दर्द दोहरा रहे हों। और उसी पल मेरी सांसें भी बहुत तेज हो गईं और आंखों के सामने बहुत ही अजीब सी तस्वीरें बनने लगी। एक औरत जो खून से लथपथ थी, वो प्लेटफार्म पर गिरती हुई और चारों तरफ फैला अंधेरा ही मुझे नजर आ रहा था। पर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर स्टाफ रूम की तरफ भागा, लेकिन उस रात मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन मन में एक बात साफ बैठ चुकी थी कि गरसोल स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थर और पटरियों का ढांचा नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा कैद है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है, खासकर प्लेटफार्म नंबर 4 पर। फिर उसके बाद मेरी हर रात की ड्यूटी एक डर के साथ ही शुरू होती और उसी डर के साथ ख़त्म होती। और मुझे धीरे धीरे अब समझ में आने लगा कि उस पहली रात मैंने जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था, बल्कि इस स्टेशन की एक ऐसी सच्चाई थी जिसे जान लेने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। और अब मुझे इस स्टेशन पर
काम करते हुए बाकी के लोगों की तरह आदत सी हो गई है और मैं आज भी यहीं इस स्टेशन पर काम करता हूँ, पर अब मुझे डर नहीं लगता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दूसरी हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, मैं दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए कालका मेल के एक पुराने कोच में सवार हुआ था। डिब्बे में रोशनी कम थी और यात्री भी इक्का दुक्का ही थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाहर का सन्नाटा और ट्रेन की पटरियों की खटखट की आवाज मेरे मन में अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। तभी अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक मैगजीन बेचने वाला मेरे पास आया। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल पथराई हुई थी। उसने बिना कुछ बोले ही मेरी तरफ एक पुरानी धूल भरी मैगजीन बढ़ाई। मैंने सोचा सफ़र लंबा है तो कुछ पढ़ लूँ, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए और मैगजीन ले ली। वो शख्स बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहा और फिर अगले ही पल अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। मैंने मैगजीन के पन्ने पलटना शुरू किया। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी थी। जैसे मैं बीच के पन्ने पर पहुंचा तो मेरे हाथ कपकपाने लग गए। वहां पर एक खबर छपी थी, ट्रेन हादसे में मैगजीन विक्रेता की दर्दनाक मौत। खबर के साथ एक तस्वीर भी थी। वो चेहरा बिल्कुल उसी आदमी का था जिससे मैंने अभी अभी मैगजीन खरीदी थी, लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा आधा कटा हुआ और लहूलुहान था, जिसे देखते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो उस तस्वीर वाली आकृति की आंखें हिल रही थी। वो मैगजीन के अंदर से मुझे घूरने लगा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान फैल गई। मैंने डर के मारे मैगजीन फेंक दी, लेकिन जैसे वो फर्श पर गिरी तो मेरे केबिन की लाइटें ब्लिंक करने लगी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने वाली खाली सीट पर कोई बैठा है। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई है और कोई ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को छू रही हैं। खिड़की के शीशे पर बाहर से खून से सने हाथ के निशान अब उभरने लगे थे, जैसे कोई बाहर लटक कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पूरे डिब्बे में मैगजीन बेचने वाले की वही आवाज़ गूंजने लगी कि साहब, अभी तो सफ़र बहुत बाकी है, कृपया इसे पढ़ लीजिए। मैं भागकर दूसरे डिब्बे में जाना चाहता था, लेकिन कोच के दोनों दरवाजे जाम हो चुके थे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में ही फंस गई थी। तभी मैंने देखा कि फर्श पर फेंकी हुई वो मैगजीन खुद पे खुद पन्ने पलटने लगी थी और हर पन्ने पर मेरी अपनी मौत की तारीख और समय लिखा हुआ था। पर ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि वो पटरियों से उतर जाएगी। फिर अचानक ही वही मैगजीन बेचने वाला मेरे ठीक सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर पारदर्शी था और उसके शरीर से वही सड़न वाली बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरे माथे को छुआ तो मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। मेरी आंखें तब खुली जब सुबह के उजाले में किसी ने मुझे झकझोर के उठाया था। मैं अकेला उसी कोच में फर्श पर पड़ा हुआ था। ना वहां पर मैगजीन थी और ना ही वो आदमी। पर ट्रेन के उतरने के बाद मैं पसीने से लथपथ अपने घर पहुंचा। मुझे लगा कि शायद खुली हवा और अपनों के बीच रहने से वो डर कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी रूह फना हो गई। मेरे बिस्तर पर वही पुरानी सड़ी हुई मैगजीन रखी हुई थी जिसे मैंने ट्रेन के फर्श पर फेंक दिया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ मैं मीलों पीछे छोड़ आया था वो मेरे कमरे में मुझसे पहले भला कैसे पहुंच गई। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। उस रात मैं सो नहीं सका। रात के करीब 2 बजे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई पन्ने पलट रहा हो। मैंने देखा कूड़ेदान से निकलकर वो मैगजीन फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके पन्ने अपने आप ही बड़ी तेजी से पलट रहे थे। पर उस रात के बाद मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसका कोई तर्क ही नहीं था। एक सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धो रहा था तो मैं आईने में दिखा नहीं। उसकी जगह वही आधा कटा हुआ चेहरा दिख रहा था जो मैगजीन में छपा हुआ था। उस आईने के अंदर से हाथ निकलकर मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा था। हर रात ठीक उसी समय जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी तो मेरे कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ आती। ऐसा लगता जैसे कोई भारी बोरा घसीट रहा हो और रह रह कर आवाज़ आती। कमरे की दीवारों पर अपने आप ही खून जैसे लाल रंग से अजीबोगरीब आकृतियाँ बनने लगी। गौर से देखने पर वे शब्द नहीं बल्कि उस हादसे के दृश्य थे जिसमें वो मैगजीन वाला मरा था। फिर एक रात बर्दाश्त की हद पार हो गई। मैं गहरी नींद में था कि अचानक ही मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि
वो मैगजीन बेचने वाला मेरे सीने पर बैठा है। उसका वजन किसी लोहे की चट्टान जैसा भारी था। उसकी काली पड़ चुकी आंखें मेरी आंखों में धसी हुई थी। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेरे गले पर रख दिया। उसकी आवाज़ किसी फटे हुए लाउड स्पीकर जैसी थी जो मुझसे बोल रहा था, तुमने कहानी पूरी नहीं पढ़ी। उसने ज़बरदस्ती वो मैगजीन मेरे चेहरे के सामने रख दी। अब उस मैगजीन के कवर पर मेरी तस्वीर थी और हेडलाइन थी, मुकेश यादव की रहस्यमय मौत। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया और ज़ोर से चिल्ला उठा। तभी कमरे की लाइट जल गई। मेरा छोटा भाई कमरे में आया तो उसने देखा कि मैं फर्श पर गिरा हुआ था और मेरा गला नीला पड़ चुका था। दोस्तों, हैरान की बात ये थी कि मेरे हाथ में वो मैगजीन थी, लेकिन अब उसके सारे पन्ने कोरे थे, यानी कि वो ब्लैंक थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, सफ़र अभी जारी है, अगले स्टेशन पर मिलते हैं। पर आज भी जब मैं सोता हूँ तो मुझे अपने कमरे के कोने में एक साया खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में ढेर सारी मैगजीन होती हैं। पर मैं समझ गया हूँ कि वो मैगजीन बेचने वाला आदमी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी और भी डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।